ओह गॉड, ये धूप में जाकर मेरे चेहरे का ग्लो ही चला गया। ना जाने स्किन भी कैसी अजीब सी हो गई है। नहीं नहीं नहीं, अब मैं धूप में नहीं जाऊंगी। माँ अब खुद जाया करो मार्केट से सामान लेने। ओ नौटंकी, अच्छे से जानती हूँ मैं तुझे। साफ साफ क्यों नहीं कहती फेशियल करवाने जाना है तुझे? हाय मेरी प्यारी माँ, कितनी समझदार है। चलो निकालो 2000 रुपए, मैं अब भी फेशियल करवा कर आती हूँ। हे राम, 2000 रुपए? कमबख्त, इतने में तो हमारे जमाने में महीने भर का राशन आ जाता था। तो माँ वो तुम्हारा जमाना था, उस जमाने में तो मुल्तानी मिट्टी से ही फेस पैक लग जाते थे, लेकिन हमारे जमाने में तो चॉकलेट और फ्रूट्स के फेस पैक होते हैं। तभी मुझे ये चॉकलेट और फल लगाने के ही इतने पैसे ले लेते हैं। ले जा, और सुन, अब तेरी इस महीने की पॉकेट मनी कैंसिल। थैंक यू माँ। और रही पॉकेट मनी की बात, तो वो तो मैं निकलवा लूंगी, उससे तो मेरा बाकी का मेकअप का सामान आएगा। मुझे लगता है इस लड़की के लिए कोई मेकअप की दुकान वाला लड़का ढूंढना पड़ेगा। राइमा को बचपन से ही मेकअप का बड़ा शौक था। जब वो 7 साल की थी तभी से वो अपनी माँ की बिंदी, लिपस्टिक, नेल पॉलिश लगाकर सजती धजती रहती। ऐसे ही दिन बीते और फिर एक दिन। क्या कहा तूने हरीश? अपनी राइमा के लिए अच्छे घर से रिश्ता आया है, तो तू कल ही बात आगे बढ़ा। बात आगे बढ़ती है और कुछ दिन बाद ईशान अपने परिवार के साथ राइमा को देखने उसके घर आता है। उस रोज राइमा ढेर सारा मेकअप करके तैयार हो जाती है। राइमा का सुंदर चेहरा और उसके चेहरे का ग्लो देखते ही ईशान और उसके परिवार वालों को वो पसंद आ जाती है। ये तो बिल्कुल कटरीना कैफ लग रही है, और ऊपर से इसके गाल, ये तो कश्मीर के लाल लाल सेब लग रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है आटे की बोरी से निकल कर आई है। माँ, उसे मेकअप कहते हैं, मॉडर्न जमाने की है तो मेकअप की शौकीन तो होगी। कुछ देर बाद बातें करने के बाद वो सबको पसंद आ जाती है और अब उन दोनों की शादी पक्की हो जाती है। शादी वाले दिन बारात दरवाजे पर आ जाती है और दूल्हे को स्टेज पर आए हुए 1 घंटा हो जाता है, लेकिन राइमा थी कि उसका मेकअप खत्म ही नहीं हो रहा था। मेरी माँ, बाहर भी आजा, दूल्हा भी इंतजार करते करते सूख गया। कुछ देर बाद राइमा स्टेज पर आती है। वो बेहद ही सुंदर लग रही थी। सभी लोग उसे देखते रह जाते हैं। शादी के बाद वो अपने ससुराल आ जाती है और गाड़ी से उतरने से पहले वो फिर अपना बैग खोलती है और लग जाती है मेकअप करने। अगले दिन उसकी पहली रसोई की रस्म थी, लेकिन नई बहू को तैयार होने में इतना समय लग जाता है कि सुमित्रा को खुद ही थक हार कर खाना बनाना पड़ता है। कुछ देर बाद, बहू कहाँ रह गई थी तू? वो माँ जी, तैयार होने में समय लग गया। अच्छा, अब मैंने खाना बना दिया है, ऐसा कर इसे बाहर सबको सर्व कर दे। और सुन, शाम को तेरी मुंह दिखाई है, मोहल्ले की औरतें आएंगी तुझे देखने, तो जैसे तूने अभी वक्त लगाया है ना, उस हिसाब से तो मुझे लगता है तू रात ही कर देगी, और सब औरतों को बिना मुंह दिखाई के ही जाना पड़ेगा, इसलिए तू दिन से ही तैयार होना शुरू कर दियो। जी मम्मी जी। राइमा दिन से ही तैयार होना शुरू कर देती है। शाम को उसकी मुंह दिखाई होती है। बहू, तो तू चांद का टुकड़ा लेकर आई है। सभी औरतें शगुन देकर चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज दिन के वक्त दरवाजे की घंटी बजती है। माँ जी, मेरा पार्सल आ गया है, आप जाकर ले आइए ना, मैंने नेल पॉलिश लगाई हुई है। अच्छा ठीक है। सुमित्रा जाकर पार्सल लेती है। लाइए आंटी जी, पैसे दे दीजिए। पैसे? बहू, तूने पैसे नहीं दिए क्या? नहीं मम्मी जी, आप ही दे दीजिए ना। अच्छा, कितने हुए लड़के? 100 रुपए? कैसा मजाक कर रही हो आंटी जी? 3000 रुपए हैं? ऐसा क्या है इसमें? अच्छा रुक, अभी लाई। पैसे देने के बाद फिर वो बॉक्स लेकर सास अंदर आती है। बहू, तूने कोई गहना मंगवाया है क्या जो इतना महंगा आया है? अरे नहीं मम्मी जी, वो तो इसमें मेरा मेकअप का सामान है। 3000 की नेल पॉलिश? अच्छा मम्मी जी, इस डब्बे को यहाँ रख दीजिए और आप तब तक जाकर खाना बना लीजिए, वो मेरे हाथों में नेल पॉलिश लगी हुई है ना। अब सास चली जाती है रसोई में खाना बनाने और बहू आराम से अपने कमरे में बैठ जाती है और टीवी देखने लगती है। फिर नेल पेंट सूखते ही झट से वो पार्सल खोलती है जिसमें ढेर सारा मेकअप का सामान होता है। राइमा बड़े मजे से वो सारा बॉक्स खोलकर बैठ जाती है। तभी उसकी ननद कॉलेज से घर आ जाती है। हाय भाभी, इतनी सारी नेल पॉलिश, लिपस्टिक और मेकअप, आप कॉस्मेटिक की कोई दुकान खोलने वाली हो क्या? नहीं, ये सब तो मैंने अपने यूज के लिए मंगवाए हैं। ओह वाओ, फिर तो ये वाली नेल पेंट और ये वाली लिपस्टिक मेरी। ननद झट से उसमें से सामान लेकर चली जाती है। जब देखो तब मेरे कपड़ों और मेकअप पर नजर गड़ाकर बैठी रहती है। राइमा का मेकअप का सामान हर जगह रहता था।
चाहे वो उसके कमरे में हो या बाथरूम, यहाँ तक कि कई बार तो रसोई में भी। ऐसे ही एक दिन जब वो अपने ससुर के लिए चाय बना रही थी, तभी उसकी सहेली का फोन आ गया। क्या बात कर रही है प्रिया, तूने मेगा मॉल से मेकअप किट खरीदी है, वो भी शहनाज हुसैन की। हाउ लकी यार। बहू चाय बनी या नहीं? जी जी, बस अभी लाई पापा जी। रायमा जल्दी में चाय के साथ बिस्कुट रखने की बजाय लिपस्टिक ही रखकर ट्रे में ले जाती है, जिन्हें देखकर मनोहर बोलता है, बहू ये आजकल मार्केट में नए तरह के बिस्किट आए हुए हैं क्या? बिल्कुल लिपस्टिक जैसा लग रहा है। हैं? अरे ये तो मेरी लिपस्टिक ही है। अच्छा हुआ पापा जी आपने खाई नहीं तो 500 रुपए का नुकसान हो जाता। आप रुकिए, मैं अभी आपके लिए बिस्किट लेकर आती हूँ। ये सब देख मनोहर भी हैरान रह जाता है। कमाल है बहू, रसोई में भी लिपस्टिक लेकर जाती है। उधर अब सुमित्रा भी अपनी बहू की इस आदत से परेशान होने लगी थी। उन्हें कहीं पार्टी में जाना होता तो रायमा कम से कम 2-3 घंटे लगा देती रेडी होने में। साथ ही वो घर के कामकाज करने से भी बचती रहती। एक रोज उनके यहाँ कुछ गेस्ट आते हैं। बहू जल्दी से सबके लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर तैयार कर ले। ओ गॉड, इतने सारे लोगों के लिए पकवान, मेरी तो हालत ही खराब। जैसे तैसे रायमा ढेर सारा मेकअप करके रसोई में जाती है। उस बुआ जी की बहू को देखो कैसे तैयार होकर आई है, लेकिन मुझे क्या, उससे सुंदर तो मैं ही लग रही हूँ। अब जल्दी से शीशे में अपनी शक्ल देख लूं। रायमा खाना बनाते बनाते बीच बीच में एक छोटे से शीशे में अपनी शक्ल भी देखती रहती। ओह नो, ये मेरा काजल कैसे फैल गया, अभी ठीक करके आती हूँ। रायमा कमरे में काजल लगाने चली जाती है। ओह नो, गैस के पास खड़े खड़े मेरी हालत खराब हो गई, ऊपर से सारा मेकअप भी खराब हो गया। जल्दी से फाउंडेशन लगा लेती हूँ। रायमा फिर से मेकअप करने लग जाती है, लेकिन इन सब में उसे काफी टाइम लग जाता है और रसोई में चूल्हे पर रखा सारा खाना जल जाता है। कुछ देर बाद उसकी सास को जलने की स्मेल आती है। वो जल्दी से रसोई में जाती है। सत्यानाश, मेरी ही गलती थी जो मैंने इस मेकअप की दुकान को खाना बनाने के लिए कहा। वो उसे कुछ नहीं कहती, लेकिन उनके जाने के बाद वो अपनी बहू को खूब खरी खोटी सुनाती है। इस बहू से तो बस मेकअप करवा लो और किसी काम के लिए इससे बोलो तो आफत आ जाती है इसको। सच कहूँ बहू तो मैं परेशान आ गई तुम्हारी इस मेकअप करने की आदत से। लेकिन अपनी सास की बातों से भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता और एक रोज कुछ ऐसा होता है कि रायमा खुद भी हैरान रह जाती है। हे राम, ये मेरे चेहरे पर क्या हो गया? उसके पूरे चेहरे पर मेकअप करने के कारण खूब सारे दाने आ जाते हैं। वो अपने पति के साथ डॉक्टर के पास जाती है। देखिए, किसी भी चीज की अति हमारे लिए नुकसानदायक होती है। जरूरत से ज्यादा मेकअप करने के कारण इनके साथ ऐसा हुआ है। अब रायमा को अपनी गलती का एहसास होता है और अब वो मेकअप करना बंद करती है। अब बस कभी कभार पार्टी में ही मेकअप करती, जिससे अब उसका चेहरा भी ठीक हो गया। साथ ही अब वो पूरी तरह से घर के कामकाज भी मन लगाकर करने लगी, जिससे अब उसके ससुराल वाले भी काफी खुश थे। आज मनोहर लाल जी का घर मेहमानों की चहल पहल से भरा हुआ था, क्योंकि उनके घर में नई बहू विशाखा का गृह प्रवेश हो रहा था। सब नई बहू के आने से बहुत खुश थे और ये खुशी राहुल के चेहरे पर भी साफ दिखाई दे रही थी। क्या बात है भैया, आज तो अपने पैसे देने में कोई नखरे नहीं दिखाए। इतने सारे पैसे शगुन में दे दिए, इसीलिए ना, ताकि हम आपको जल्दी से भाभी के साथ घर के अंदर आने दे। अच्छा ऐसी बात है, तो लाओ मैं वापस ले लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, अब तो मैं बिल्कुल वापस नहीं दूंगी। बहुत टाइम से नया मोबाइल फोन लेने के बारे में सोच रही थी। अब इन पैसों से तो मैं अपने लिए नया मोबाइल फोन लाऊंगी भैया। स्वाति बेटा, तुम्हारी भाभी बहुत देर से द्वार पर खड़ी है, उसे अंदर तो आने दो पहले, बाद में दोनों भाई बहन लड़ते झगड़ते रहना। आओ बहू, भीतर आओ, घर में तुम्हारा स्वागत है। सदा सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, पूतो फलो। सब लोग विशाखा को अंदर लेकर जाते हैं। विशाखा की मुंह दिखाई की रस्में शुरू हो जाती हैं। पूरा दिन मेहमानों की चहल पहल में बीत जाता है। अभी कितनी देर और यहाँ बैठना है, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, एक काम करो, मेहमान तो वैसे भी लगभग जा ही चुके हैं, बस खाने की तैयारी हो रही है। तुम कुछ खाकर ही अपने कमरे में चली जाना। स्वाति बेटा, भाभी के लिए खाना ले आओ। जी माँ। भाभी चलो आप कमरे में बैठो, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। विशाखा कमरे में जाकर बैठ जाती है। उसकी ननद स्वाति उसके लिए खाना लेकर जाती है। स्वाति, ये सब क्या है? मैं ये सब नहीं खाती हूँ। आपके लिए क्या बनवा दो, आप बता दो, कौन सी सब्जी खाओगे वही बन जाएगी। मेरे लिए तो चिकन बिरयानी वगैरह कुछ बनवा दो, साथ में तरी वाला मटन। भाभी आप नॉनवेज खा लेते हो? हमारे घर में ये सब नहीं बनता, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। क्या यहाँ पर नॉनवेज नहीं बनता? पर मुझे तो रोजाना नॉनवेज खाने की आदत है, मैं नॉनवेज खाए बिना नहीं रह सकती।
अगर तुम लोग नहीं बना सकते तो मैं खुद ऑर्डर कर लेती हूँ। रुको मैं ऑनलाइन मंगाती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। विशाखा, तुम्हारे तो मम्मी पापा कह रहे थे कि तुम्हारे घर नॉनवेज नहीं बनता, फिर तुम नॉनवेज कैसे खाने की बात कर रही हो? मम्मी पापा ने तुम्हें मेरे बारे में नहीं बताया होगा, पर मुझे नॉनवेज खाने की आदत है। शायद वो भूल गए होंगे। अब रुको मैं अपने लिए पहले डिनर ऑर्डर कर लूं। विशाखा अपने लिए डिनर ऑर्डर करती है और अपनी अटैची में से एक बोतल निकालती है। स्वाति मेरे लिए एक कांच का ग्लास ला दोगी? राहुल तुम पियोगे क्या? मैं थोड़ी ड्रिंक ले रही हूँ, बहुत थकावट हो रही है तो सोच रही हूँ ड्रिंक ले लूं, उससे थोड़ी थकावट भी दूर होगी और नींद भी अच्छी आएगी। तुम शराब पीती हो? मुझे ये बात नहीं पता थी। राहुल भैया, भाभी की अटैची में सिगरेट की डिब्बी भी है। भाभी आप सिगरेट और शराब भी लेते हो? हाँ लेती हूँ, तो इसमें हर्ज क्या है, ये तो मेरे शौक है। क्या हमें किसी चीज का शौक नहीं हो सकता? लाओ एक सिगरेट भी पी लेती हूँ। अब दिख गई है तो मैं सिगरेट के बिना भी नहीं रह सकती। तभी राहुल की बुआ और मौसी आ जाते हैं और वो विशाखा को शराब और सिगरेट पीते हुए देख लेते हैं। हे भगवान, नई बहू रानी तो यहाँ सिगरेट और शराब पी रही है। बहू तुम इन चीजों का भी शौक रखती हो? कौशल्या दीदी ने तो हमें ये बात बताई नहीं। कैसी बहू है, देखो तो कितने गंदे शौक है। तभी विशाखा का ऑनलाइन फूड ऑर्डर आ जाता है। आंटी जी, आपके घर का ऑर्डर था विशाखा के नाम से। इस समय विशाखा बहू के नाम से खाने का ऑर्डर है? क्या है भैया इसमें? आंटी जी, एक चिकन बिरयानी, एक मटन करी और रोस्टेड कबाब है चिकन के। विशाखा बहू ने नॉनवेज ऑर्डर किया है, वो भी इस घर में। भैया जरा रुकना, मैं एक बार पूछ लेती हूँ, कहीं गलती से हमारे घर का ऑर्डर ना हो गया हो, किसी और विशाखा का होगा। मैं 1 मिनट पूछ कर आती हूँ। भाभी आपका ये ऑर्डर है। आपकी नई बहू ने मांसाहारी भोजन ऑर्डर किया है। अंदर जाकर देखो, नई बहू शराब के घूंट भर रही है और सिगरेट भी फूंक रही है। ये क्या कह रही हो ननद जी? विशाखा की सास दौड़कर कमरे में जाती है। पूरा कमरा सिगरेट के धुएं से भर गया था। शराब और सिगरेट की बदबू पूरे कमरे में फैल गई थी। अभी तो बहुत रात हो चुकी है, कल एक काम करते हैं, विशाखा के मम्मी पापा को बुलाएंगे, तभी कोई बात हो पाएगी। पापा अभी 1-2 दिन रुक जाते हैं, मैं विशाखा को समझाने की कोशिश करूंगा, हो सकता है वो मेरी बात समझ जाए। अगर फिर भी नहीं समझी तब हम उसके मम्मी पापा को कॉल करेंगे। राहुल ठीक कह रहा है, ऐसे अचानक से उसके मम्मी पापा को बुलाया तो समाज में इज्जत खराब होगी। लोग कहेंगे 4 दिन हुए नहीं बहू को आए और लड़की के माँ बाप फैसलों के लिए आ गए हैं। राहुल ने अगले कुछ दिन तक विशाखा को समझाने की बहुत कोशिश की, पर विशाखा ने राहुल की बात नहीं मानी। वो रोजाना ही नशे में रहती और चिकन मटन मछली खाती। एक दिन जब काम वाली रजनी विशाखा के कमरे की सफाई करके बाहर आई। आंटी जी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ हाँ बोल, क्या हुआ? आंटी जी बहू रानी के कमरे में अजीब सी दुर्गंध आती है। नई बहू रानी के कमरे में कौन आता है? क्या राहुल भैया शराब सिगरेट पीने लगे हैं? और कुछ मांस की हड्डियों के टुकड़े भी मुझे झाड़ू में मिले। मतलब आपके घर में पहले ये सब नहीं दिखता था, अभी कुछ दिनों से दिखाई दिया तो सोचा कि पूछ लूं। रजनी, मैं इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती। मैं इस समय कुछ कहने लायक नहीं हूँ। बस ये समझ ले कि हमारे भाग्य फूट गए जो हमारे घर में विशाखा जैसी बहू आई। अब बात जब एक बार घर से बाहर निकल जाए तो मोहल्ले में फैलने से नहीं रुकती। आपको पता है भाभी, सुमित्रा आंटी की नई बहू शराब सिगरेट लेती है। मैंने खुद झाड़ू लगाते हुए कूड़े में देखा, और नॉनवेज भी खाती है। आंटी बहुत रो रही थी। अच्छा, ये बात सुनकर तो मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही है। बताओ तो कितना अच्छा लड़का है राहुल, और कौशल्या जी, मनोहर लाल जी, उनकी बेटी स्वाति, सभी बेचारे बहुत अच्छे हैं। धीरे धीरे बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। राहुल इस शादी से बहुत परेशान हो गया था। एक दिन उसने खुलकर विशाखा से बात करने की कोशिश की, पर इससे पहले वो बात करता उसे विशाखा का एक सच पता चल गया। एक दिन राहुल की एक रेस्टोरेंट में ऑफिस की मीटिंग थी, वहीं पर उसने विशाखा को एक लड़के के साथ बैठे हुए देख लिया। राहुल उनकी बातें सुनने लगा। मानव, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, मैं इस शादी के बंधन से आजाद होना चाहती हूँ। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस रिश्ते को तोड़ने की। मैं रोजाना ऐसे काम कर रही हूँ जिससे खुद ही राहुल मुझे तलाक दे दे। उसके बाद मैं और तुम शादी कर लेंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम अगले महीने शादी कर लेंगे। तुम कोशिश करो कि राहुल तुम्हें खुद ही तलाक दे दे। उसे बुलाने दो ना तुम्हारे मम्मी पापा को, अच्छी बात है। जब सबके सामने बात आएगी तभी तलाक हो पाएगा। तुम आज कुछ ज्यादा ही एक्टिंग कर लेना शराब पीने की, अपने आप ही बुला लेगा वो सबको। मैं भी अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी मेरे साथ कर देते तो आज हम दोनों एक साथ होते, पर उन्हें तो अपनी बिरादरी में शादी करनी थी ना। मैं ठहरा इंटरकास्ट। तुम जानते हो मैंने राहुल के साथ अभी तक पति पत्नी का कोई रिश्ता नहीं रखा, और नहीं रखूंगी। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ मानव, और तुम्हारी रहूंगी। बस मुझे 1 हफ्ते का समय दो, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राहुल अब तक सारी बात समझ गया था। वो जानता था कि विशाखा उससे प्यार नहीं करती। विशाखा की शादी एक जबरदस्ती की शादी है।
राहुल विशाखा के मम्मी पापा को बुलाता है। विशाखा, तुम आजाद हो। तुम तो मेरी कभी थी ही नहीं, पर तुम मुझे एक बार कहती तो सही, मैं तुमसे शादी नहीं करता और तुम्हें सब नाटक करने की जरूरत पड़ती नहीं। माँ पापा, मैं विशाखा को पति पत्नी के बंधन से आजाद कर रहा हूँ। विशाखा, तुम जैसे चाहती हो उससे शादी करो, मेरी तरफ से तुम आजाद हो। थैंक यू राहुल, थैंक यू सो मच। मम्मी पापा, एक बार मैंने आपके कहने पर गलत डिसीजन ले लिया, पर अब नहीं। मैं मानव से शादी करने जा रही हूँ। मैं मानव के साथ बहुत खुश रहूंगी। सॉरी राहुल, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया। माँ जी, पापा जी, स्वाति, आप सब भी मुझे माफ कर देना। राहुल ने मानव को घर पर ही बुला लिया था। स्वाति मानव के साथ बाइक पर बैठकर चली जाती है। राहुल की दूसरी शादी होगी, पर बहुत मुश्किल से होगी, क्योंकि शादी होने के बाद जब शादी टूटती है तो बहुत मुश्किल से दूसरी शादी होती है। चाहे लड़का हो या लड़की, अगर अपनी मर्जी का अच्छा जीवन साथी न मिले तो दोनों का जीवन परेशानियों से घिर जाता है। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं कि बहू शादी के बाद 4 दिन ही क्यों रुकी, शादी क्यों टूट गई, आखिर ऐसी क्या कमी रह गई। इस तरह के सवाल हर किसी के दिमाग में चलते रहते हैं। इसलिए माता पिता को हमेशा अपने बच्चों की शादी सोच समझकर और उनकी पसंद के हिसाब से ही करनी चाहिए, तभी शादी के रिश्ते सफल होते हैं।